everyone, welcome to Ask Point channel. Today we will discuss about Hello everyone, welcome to Ask Point channel. Today we will discuss about the four weak interaction present in biomolecules. So let's have the look on the lecture in details. So we already know there are four type of weak interaction in biomolecules. First one is hydrophobic interaction, van der Waals interaction, hydrogen bond interaction, hydrogen bond and ionic interaction. We have already discussed in a slight way of every interaction, but in detail, let's start. So first one is van der Waal interaction. These interactions are weak interaction. They are weak interatomic attraction So जब दो अनचार्ज्ड एटम जिनमें कोई चार्ज नहीं है, दो अनचार्ज एटम एक दूसरे के पास लाए जाते हैं तो इनके जो सराउंडिंग में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स का जो क्लाउड होता है वो एक दूसरे को क्या करता है, ये एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करता है, ये एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं। इलेक्ट्रॉनों की पोजीशन में इससे क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों की जो पोजीशन है रैंडम वेरिएशन होने के कारण जो इलेक्ट्रॉन्स के जो न्यूक्लियस हैं, इनके न्यूक्लियस में इनमें जो न्यूक्लियस पाया जाता है, इनके न्यूक्लियस में ट्रांस इलेक्ट्रिक डाइपोल्स क्रिएट होते हैं। इनके न्यूक्लियस में ट्रांजिट इलेक्ट्रिक डाइपोल क्रिएट होते हैं। जब एक में ट्रांजिट इलेक्ट्रॉन डाइपोल क्रिएट होगा तो ये अदर दूसरे एटम में भी क्या करता है, अपोजिट इलेक्ट्रिक डाइपोल क्रिएट या इंड्यूस करता है। जब ये इंड्यूस होने की जो प्रोसेस है, इससे जो अट्रैक्शन होता है, इससे जो बॉन्डिंग होती है, उसे हम इन्हीं चार इंटरैक्शंस के नाम से याद करते हैं। जैसे कि सपोज एक है नाइट्रोजन है, अगेन नाइट्रोजन, ये क्या है, नॉन पोलर है, इसमें पोलराइजेशन नहीं होता है। अब क्या हुआ, अगर इसके पास कोई भी चार्ज मॉलिक्यूल आ गया तो ये सपोज ये चार्ज मॉलिक्यूल आ गया, ये क्या करेगा, ये इस वाले को इन्फ्लुएंस करेगा, इसमें थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और यहाँ पर थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। जबकि ये क्या था, ये पोलर नहीं था, लेकिन इस तरीके से ये क्या हो गया, इंड्यूस हो गया, इसमें पोलराइजेशन इंड्यूस हो गया बिकॉज ऑफ द अनदर थर्ड चार्ज और अनचार्ज एटम। तो दो डाइपोल्स वीकली एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और इस अट्रैक्शन को हम क्या बोलते हैं, इससे जो न्यूक्लियस है वो बहुत एक दूसरे के क्लोज आ जाते हैं। इस वीक इंटरेक्शन को ही हम क्या कहते हैं, van der Waal इंटरेक्शन कहते हैं। ठीक है, तो अब van der Waal इंटरेक्शन में दो चीजें आएंगी, van der Waal रेडियस, van der Waal रेडी, और दूसरा क्या होगा इसमें van der Waal रेडियस और van der Waal इंटरेक्शन। जैसे ही दो न्यूक्लियस एक दूसरे के लिए क्लोज आते हैं, इनके इलेक्ट्रॉन्स का क्लाउड एक दूसरे को फिर क्या इलेक्ट्रॉन्स, सेम इलेक्ट्रॉन्स पास आए ना तो रिपेल होने लग जाएगा। तो वो पॉइंट मतलब एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पर रिपल्सिव फोर्स क्या होता है, रिपल्सिव फोर्स बैलेंस होने लगता है, यानी आप उससे दूर जाएंगे तो फिर इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, दोनों सेपरेट हो जाएंगे। तो एक ऐसा होता है
एक ऐसा पॉइंट आता है जहाँ पर रिपल्सिव फोर्स क्या होता है, बैलेंस होता है, महसूस किया जाता है कि यहाँ पे कोई अट्रैक्शन हो रहा है। तो हर एक एटम में ऐसा होता है। तो वो जो इतना एरिया होता है उस एरिया को हम क्या कहते हैं, रेडियस कहते हैं, वंडरवॉल रेडियस कहते हैं, जो कि वंडरवॉल के कांटेक्ट में आता है। वह मतलब हम कह सकते हैं कि न्यूक्लियस वंडरवॉल के कांटेक्ट में आ रहा है। तो इससे जब दो एटम आपस में इंटरेक्ट करते हैं बिकॉज ऑफ द वंडरवॉल रेडी या वंडरवॉल रेडियस, उसको हम कहते हैं वंडरवॉल इंटरेक्शन। एक टेबल हम देख लेते हैं, देयर इज अ टेबल, जैसे कि वंडरवॉल रेडी and covalent single bond radius या radii of some elements. Here are the some elements. First one is hydrogen, second one is oxygen, then nitrogen, then carbon. We will take only 4. I am taking only 4 elements. So van der Waals radius in nm, ठीक है, इधर भी कोवेलेंट रेडियस nm, हाइड्रोजन का कितना है 0.11, इस कोवेलेंट थोड़ा सा कम होता, कोवेलेंट कम होगा, कोवेलेंट बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है ना कोवेलेंट, तो ये और ज्यादा कम होगा। ऑक्सीजन का 0.15 है, ये और क्लोज होगा 0.66, ठीक है 0.066, फिर 0.15 अगेन nm, और इसका कितना है 0.070, देन इसका कितना है 0.18, और इसका कितना है इधर कितना है 0.104। तो दिस इज ओवरऑल द रेडियस ऑफ द वंडरवॉल एंड द कोवेलेंट रेडियस, ठीक है। तो वंडरवॉल रेडियस डिस्क्राइब द स्पेस फिलिंग डायमेंशन। तो स्पेस फिलिंग डायमेंशन को कौन मेजर करता है, वंडरवॉल। किसी भी एटम का जो स्पेस फिलिंग डायमेंशन होता है उसे वंडरवॉल एक्सप्लेन करता है। व्हेन टू एटम आर joined covalently, the atomic radii at the point of bonding are less than the van der Waals radius. ऑलरेडी आपको ये दिखाई दे रहा है कि जो वंडरवॉल का जो रेडियस है वो कोवेलेंट के कंपैरिजन में क्या है, कम है, because the joined atom are pulled together by the shear electron pair. The distance between nuclei in a van der Waals interaction or a covalent is about equal to the, किसके इक्वल होता है, इक्वल टू द sum of the van der Waals और द कोवेलेंट रेडियस। तो van der Waals का इंटरेक्शन किसके सेम होगा, एक एलिमेंट का जो रेडियस है, एलिमेंट 1 का जो रेडियस है और एलिमेंट 2 का जो रेडियस है, उन दोनों का जो सम होता है वो ही van der Waals इंटरेक्शन होगा। सेम एज इट इज क्या होगा, दो एटम का कोवेलेंट, जैसे ये एक एलिमेंट 1 है इसका कोवेलेंट रेडियस और जो एलिमेंट 2 है उसका कोवेलेंट रेडियस, इन दोनों का जो रेडियस है वो क्या डिनोट करेगा, कोवेलेंट इंटरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये जो हम बता रहे हैं, अब जैसे कार्बन है और कार्बन है, तो इन दोनों के बीच में, तो कार्बन और कार्बन का कितना बताया मैंने, कार्बन का पॉइंट नहीं, ये गलत हो गया था, कार्बन का यहाँ पर कार्बन का 0.77 होता है, सॉरी 0.077 होता है, ठीक है ना। तो 0.077, एक कार्बन का कोवेलेंट रेडियस इतना है, दूसरे कार्बन का कोवेलेंट रेडियस कितना होगा, इतना अगेन होगा, दोनों को हम प्लस करेंगे तो वी विल गेट 0.154 है ना। तो दिस इज द कोवेलेंट इंटरेक्शन ऑफ सिंगल बॉन्ड ऑफ बिटवीन टू कार्बन, ठीक है। नाउ आई थिंक ये आपको
समझ में आ रहा होगा ये किस तरीके से एक्सप्लेन किया है। नेक्स्ट हम देखते हैं वीक इंटरेक्शन आर क्रूशियल टू मैक्रोमोलिक्यूल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। तो जो हमारे मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं उनमें वीक इंटरेक्शन का क्या रोल है। तो नॉन कोवेलेंट इंटरेक्शन कोवेलेंट बॉन्ड से ज्यादा क्या होते हैं, हमको पता है नॉन कोवेलेंट इंटरेक्शन कोवेलेंट के कंपैरिजन में वीक होते हैं, ये वीक होते हैं, ठीक है। जैसे कि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, ठीक है, इनको ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है 350 किलो जूल, ठीक है। सेम है कार्बन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है 410 किलो जूल है। ऐसे जो वंडरवॉल इंटरेक्शन को ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है 4 किलो जूल की जरूरत होती है। हमने क्या पढ़ा है, हम इंटरेक्शन हमने क्या पढ़े थे, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन पढ़ा था, है ना, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन, कोवेलेंट इंटरेक्शन, कोवेलेंट बॉन्ड। तो हाइड्रोफोबिक कोवेलेंट के कंपैरिजन में वीक है, लेकिन क्योंकि जब ये सॉल्वेंट के साथ ये क्या दिखाता है, लेकिन उन्हें हाई पोलरिटी सॉल्वेंट के कारण स्ट्रेंथ मिलती है। तो जो सॉल्वेंट की हाई पोलरिटी स्ट्रेंथ है उसके कारण इन हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन को क्या मिलती है, स्ट्रेंथ मिलती है, लेकिन ये कोवेलेंट के कंपैरिजन में काफी वीक होता है, ठीक है। तो आयनिक इंटरेक्शन और हाइड्रोजन बॉन्ड की स्ट्रेंथ में क्या है, वेरिएबल होते हैं। एक आपको मैंने पहले एक एग्जांपल बताया था, प्रीवियस वीडियोस में मैंने बताया था कि कैसे एक हाइड्रोजन बॉन्ड रिस्पॉन्सिबल होता है किसी मैक्रोमोलेक्यूल्स की को, मतलब एक हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड कैसे बनता है और वो वीक भी कैसे बनता है। तो अगर हाइड्रोजन बॉन्ड जैसे ये है ROH, यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है, अगेन यहाँ पर ये दूसरा एटम, ये एक बायोमोलिक्यूल है, ये दूसरा बायोमोलिक्यूल, या ये एक ग्रुप है, ये दूसरा ग्रुप है। तो इनके बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है दैट इज इन एन एंगल, ये एक एंगल में है। तो जो अगर दूसरा वाला है, अगर मैं एक और एग्जांपल लें हम, तो इसके जो हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है यहाँ पर, अगर एक और आ जाएगा ऐसे में, तो ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है यहाँ पर, ये तीनों एक ही स्ट्रेंथ में, एक ही लाइन में है। तो दिस शुड बी स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड एंड दिस इज अ वीक। तो मैं क्या डिस्कस कर रही हूँ इसमें कि एक सेकेंड, इंटरेक्शन जो होता है आयनिक इंटरेक्शन और हाइड्रोजन बॉन्ड्स की जो स्ट्रेंथ है वेरिएबल होती है, एक सॉल्वेंट की पोलरिटी पर निर्भर करता है, सॉल्वेंट की पोलरिटी पर निर्भर करता है, और ये अलाइनमेंट में निर्भर करता है। हाइड्रोजन बॉन्ड का एटम्स के साथ इनका अलाइनमेंट कैसा है इस पर निर्भर करता है कि ये एंगल में है कि ये स्ट्रेट में है। अगर स्ट्रेट में है तो ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बिल्ड कर रहा है, वरना ये कौन सा वीक बॉन्ड बना रहा है, ठीक है। तो इन बातों पर ये आयनिक इंटरेक्शन और हाइड्रोजन बॉन्ड डिपेंड करते हैं। अब एक और देख लेते हैं जो एक्वस सॉल्यूशन है। एक्वस सॉल्यूशन, तो ये फिर से मैं आपको याद दिला रही हूँ कि मैक्रोमोलिक्यूल्स में जो हमारे वीक इंटरेक्शन है इनका क्या रोल है,
ये किस तरीके से इन्फ्लुएंस करते हैं मैक्रोमोलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर को, तो ये सब हम उसके बारे में पढ़ रहे हैं। एक्वस सॉल्यूशन में 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो थर्मल एनर्जी अवेलेबल होती है, थर्मल एनर्जी जो अवेलेबल होती है वो किसके बराबर, उसका मैग्नीट्यूड किसके इक्वल होता है, तो एक तो होता है वीक इंटरैक्शन की स्ट्रेंथ के और सॉल्वेंट की स्ट्रेंथ पर डिपेंड करता है, और ये लगभग इनके इक्वल होता है, और लगभग ये क्या होते हैं, सॉल्यूट इंटरैक्शन के भी ये काफी फेवरेबल होते हैं, सॉल्यूट इंटरैक्शन के भी ये नियरली इनके काफी नजदीक होते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड और वंडर वाल्स बॉन्ड ये लगातार बनते बिगड़ते रहते हैं, ठीक है। We already know कि in comparison to covalent bond, all other weak bonds are weak, individually they are weak, फिर भी इन सबको इंटरेक्ट करके इनसे क्या कर सकते हैं, जो किसी भी मैक्रोमोलिक्यूल्स या सॉल्वेंट सॉल्यूशन की जो क्यूमुलेटिव इफेक्ट है, जो इनका क्यूमुलेटिव इफेक्ट है उसमें असर तो पड़ता है, ठीक है, होती है। फॉर एग्जाम्पल, अच्छा एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, एंजाइम, सपोज दिस इज अ एंजाइम, दिस इज अ सब्सटेंस के साथ कोवैलेंटली बाइंड होने के लिए बहुत सारे हाइड्रोजन बॉन्ड, तो इनको क्या चाहिए, एक तो यहाँ पर इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बहुत सारे होने चाहिए, हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है, वन और मोर आयनिक इंटरेक्शन, as well as hydrophobic and van der Waals इंटरैक्शन इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे आपको हाइड्रोजन बॉन्ड की जरूरत पड़ती है, वन और मोर आयनिक इंटरैक्शन की जरूरत पड़ती है, एज वेल एज हाइड्रोफोबिक और van der Waals इंटरैक्शन आपको इन सब्सटेंस और एंजाइम्स के बीच में मिलेंगे। तो इनके सरफेस पर ऐसी कंडीशन, ऐसी साइट्स होती हैं जो हाइड्रोजन बॉन्ड भी बनाती हैं, आयनिक इंटरैक्शन भी करती है, हाइड्रोफोबिक भी करती हैं, van der Waals भी करती हैं, ठीक है। द फॉर्मेशन ऑफ ईच ऑफ दीज वीक बॉन्ड कंट्रीब्यूट टू द नेट डिक्रीजेस इन द फ्री एनर्जी ऑफ द सिस्टम। जितने ज़्यादा ये बॉन्ड फॉर्मेशन होगी, नेट फ्री एनर्जी भी क्या होती जाएगी, इनकी एनर्जी डिक्रीज होती जाएगी। बाइंडिंग एनर्जी नॉन कोवेलेंट बॉन्ड की जो स्टेबिलिटी है को कैलकुलेट करता है, तो जो बाइंडिंग एनर्जी है वो नॉन कोवेलेंट बॉन्ड कितना स्टेबल है उसको क्या करता है, कैलकुलेट करेगा। जैसे एक छोटा सा जो छोटे हाइड्रोजन बॉन्ड जब मैक्रो स्टेबिलिटी बाइंडिंग रिएक्शन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट द्वारा मेजर की जाती है, ठीक है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, उससे कैसे मेजर की जाती है, जो बाइंडिंग एनर्जी के साथ एक्सपोनेंशियली वेरीज करता है। तो ये जो एनर्जी है ये भी क्या होती है, वेरीज होती रहती है। दो मॉलिक्यूल जो नॉन कोवेलेंटली बहुत सारे वीक इंटरेक्शन द्वारा एसोसिएट होते हैं, एक चीज और होती है, जब दो मॉलिक्यूल्स आपस में एसोसिएट रहते हैं, ठीक है, बहुत सारे वीक इंटरेक्शन द्वारा ये आपस में एसोसिएट हैं, ठीक है, इनके बीच में इंटरेक्शन हो रहा है, तो वीक इंटरेक्शन के कारण ये एसोसिएट है। लेकिन इनमें क्या होता है, एक चीज की संभावना बहुत कम होती है कि ये क्या करते हैं विद इन अ टाइम जो डिस्टर्ब होने की जो इनकी संभावना है वो बहुत ही ज्यादा कम होती है। एक साथ ये सारे बॉन्ड टूट नहीं सकते,
क्यों? क्योंकि इंटरेक्शन रैंडमली फ्लक्चुएट करता है। ये जो इंटरेक्शन है, इंटरेक्शन रैंडमली फ्लक्चुएट करेगा। कभी कोई इंटरेक्शन हो रहा है, कभी कोई टूट रहा है, कभी कोई बन रहा है। तो इससे क्या है, ये जब फ्लक्चुएट करता है, रैंडमली जो फ्लक्चुएट करता है, इसके कारण जो जो डिस्टर्ब होने की, जो बॉन्ड के दो एटम के बीच में जो टूटने की जो प्रोसेस है इंटरेक्शन की, जो वो 4 वीक इंटरेक्शन है, उनका एक साथ वो खत्म नहीं होती है। स्मॉल बाइंडिंग एनर्जी के समेशन के कंपैरिजन में, मतलब जो 5 से लगभग 5 to 20 वीक इंटरेक्शन अगर हो तो वो एक स्टेबिलिटी को प्रोवाइड करता है। मैक्रोमोलिक्यूल सच एज प्रोटीन, अच्छा नाउ अगेन, प्रोटीन, डीएनए, प्रोटीन, डीएनए में हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, आयनिक बॉन्ड होते हैं, हाइड्रोफोबिक बॉन्ड होते हैं, उन सब की साइड्स पाई जाती हैं, इन सब में होते हैं। ठीक है, जो ये फोर्स लगाता है, और क्यूमुलेटिव इफेक्टिव, जो इनकी जो क्यूमुलेटिव जो इफेक्ट है उनको भी, वो भी मतलब बहुत ज़्यादा होता है इनमें। तो मैक्रोमोलिक्यूल्स के लिए जो सबसे ज़्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर होता है वह वीक बॉन्डिंग की पॉसिबिलिटी, सब वहाँ पर वीक बॉन्ड की जो पॉसिबिलिटीज है सबसे ज़्यादा होती है। अगर स्टेबल है तो इसका मतलब वीक बॉन्ड बहुत ज़्यादा है। तो सिंगल पॉलीपेप्टाइड, पॉलीन्यूक्लियोटाइड जो चेन होती हैं, इनका जो 3 डायमेंशनल शेप है इनकी। अब यहाँ पर देखो फोल्डिंग आ गई है, प्रोटीन्स की फोल्डिंग, ठीक है, पेप्टाइड्स की फोल्डिंग, डीएनए की फोल्डिंग, ये जो जितनी भी ये फोल्डिंग्स आती हैं, 3D जो फोल्डिंग हो रही है, तो इसमें जो सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट रोल है वो इन्हीं इंटरैक्शंस का इम्पोर्टेंट रोल है। इंटरैक्शन जो 4 इंटरैक्शंस हैं, इनका सबसे ज़्यादा रोल होता है। तो एंजाइम का अपने स्पेसिफिक एंटीबॉडीज के साथ बाइंड करना भी एक बहुत सारे वीक इंटरैक्शन के कारण होता है। तो ये भी क्या है, ये भी क्यूमुलेटिव इफेक्ट पर ही निर्भर करता है। जब एंजाइम्स अपने सब्सटेंस के साथ नॉन कोवेलेंटली बाइंड करता है तो एनर्जी रिलीज होती है, जो एनर्जी कैटालाइटिक पावर का मेन सोर्स है। जो एनर्जी रिलीज होती है उसी एनर्जी से ये इंटरेक्शन होता है। लार्ज साइज के एंजाइम और रिसेप्टर का एक्सटेंसिव सरफेस पर अगेन वीक इंटरेक्शन की अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा होती है। अपॉर्चुनिटी क्या करते हैं, प्रोवाइड, जो कि मतलब एनर्जी, जो एंजाइम है और जो रिसेप्टर है उनके सरफेस में इंटरेक्शंस की संभावनाएं बहुत ज़्यादा होती है। मॉलिक्यूल्स के सरफेस पर पोलर चार्ज एंड हाइड्रोफोबिक ग्रुप्स के बीच में वीक इंटरेक्शन देखने को मिलता है। तो मतलब मॉलिक्यूल्स के सरफेस पर भी हमको पोलर, चार्ज, हाइड्रोफोबिक, ये सारे वीक इंटरेक्शन देखने को मिलते हैं। अब एक और एग्जांपल से हम समझते हैं कि किस तरीके से ये काम करता है। एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी में जब मेजर किया गया एक प्रोटीन, when structure of protein such as hemoglobin is determined in the X-ray crystallography, तो water molecule are often found to be bound to tightly as the part of the crystal system। तो हमें इसमें क्या मिले, वाटर मॉलिक्यूल्स के पार्ट जो टाइटली बाउंडेड थे। ये कैसे बाउंडेड थे, ये टाइटली बाउंडेड थे। तो ये बाउंडेशन टाइटली बाउंडेड जो थे, ये कहाँ मिले, क्रिस्टल स्ट्रक्चर में मिले। ठीक है, द सेम इज ट्रू फॉर द वाटर इन क्रिस्टल ऑफ आरएनए। ये सेम जो
बाउंडिंग है ये हमको आरएनए में भी मिलती है, ये हमको डीएनए में भी मिलती है। These bound water molecule which can also be detected in aqueous solution by nuclear magnetic resources have distinctly different property from those of the bulk water of solvent. सॉल्वेंट के बल्क वाटर से ये प्रॉपर्टी अलग है, ये प्रॉपर्टी में टाइटली बाउंड है। जो सॉल्वेंट में जो वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं। फॉर एग्जाम्पल ये क्या होते हैं, नॉन ऑस्मेटिकली एक्टिव होते हैं। ये जो टाइटली बाउंडेड मॉलिक्यूल हैं ये वो ऑस्मेटिक उनमें ऑस्मेटिक प्रॉपर्टी पाई जाते हैं, ये नॉन ऑस्मेटिकली एक्टिव होते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, a series of electron कैरिंग प्रोटीन, एक इलेक्ट्रो कैरिंग प्रोटीन है। इस प्रोटीन का जो थ्रू अ सीरीज ऑफ इलेक्ट्रॉन कैरिंग प्रोटीन, तो इसमें जो एक प्रोटीन है, वन ऑफ दिस प्रोटीन, इस प्रोटीन का नाम है इस प्रोटीन का नाम है साइटोक्रोम F। साइटोक्रोम F है तो विच इज अ पार्ट ऑफ एनर्जी ट्रैपिंग मशीनरी ऑफ फोटोसिंथेसिस इन क्लोरोप्लास्ट, जो कि ये प्रोटॉन को ट्रैप करता है। किसको ट्रैप करता है? ये प्रोटॉन को ट्रैप करेगा। तो जी ट्रैपिंग मशीनरी ऑफ फोटोसिंथेसिस इन क्लोरोप्लास्ट। इसमें आपको एक 5, जैसे ये है ना, 1 मॉलिक्यूल, 2, 3, 4 एंड 5, ये 5 मॉलिक्यूल्स आपको वाटर के दिख रहे हैं। 5 वाटर मॉलिक्यूल्स आर हाइड्रोजन बॉन्डेड to each other and to functional group of the protein, और ये सारे के सारे प्रोटीन के फंक्शनल ग्रुप से भी अटैच्ड हैं। The peptide backbone atoms are, कुछ बैकबोन जैसे वेलिन है, प्रोलाइन है, आर्जिनिन है, एलेनिन है रेसिड्यू, एंड द साइड चेन में क्या है, 3 एस्परेजिन एंड 2 ग्लूटामिन रेसिड्यू लगे हुए हैं। इनकी हमको जो ये है इनकी हमको ज़रूरत नहीं है, इनके बारे में तो नहीं अभी हम देख रहे हैं। हम देख रहे हैं बेसिकली ये 5 जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं। द प्रोटीन हैज बाउंड, तो ये 5 वाटर के मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, ये जो प्रोटॉन है उसको पास आउट करने में ये हेल्प करते हैं। वन ऑफ दीज प्रोटीन cytochrome F has a chain of 5 bounded water molecule that may provide a path for the proton to move through the membrane by the process of, और इस प्रोसेस को कहते हैं हम प्रोटॉन होपिंग। प्रोटॉन होपिंग। ऐसे ही एक और हम देख सकते हैं, अनदर सच लाइट ड्राइविंग प्रोटॉन पंप हमको बैक्टीरियोरोडोप्सिन में भी दिखाई देता है। ऑलमोस्ट सर्टेनली यूज्ड अ चेन ऑफ प्रीसियस ओरिएंटेड बाउंडेड वाटर मॉलिक्यूल्स इन द ट्रांसमेम्ब्रेन मूवमेंट ऑफ प्रोटॉन। So this is overall about how the weak interactions are crucial to macromolecule structure and their function. नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा, आई थिंक ये आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है सॉल्यूट affect the colligative properties of aqueous solution। ठीक है, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का पर क्या असर पड़ता है, इनका क्या असर पड़ता है किसी भी सॉल्यूशन में। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी 4 टाइप्स की होती हैं।
तो उन प्रॉपर्टीज से कैसे वाटर, प्योर वाटर में क्या उनका रोल होता है, और जो सोल्यूशन बन जाता है जब सॉल्यूट की इन्वॉल्वमेंट होती है तो उनका क्या रोल है, और फिर इन सब का बायोमोलिक्यूल में क्या रोल है, कैसे ये रिस्पॉन्सिबल है बायोमोलिक्यूल्स में मैकेनिज्म को आगे प्रोसीड करने के लिए। तो थैंक यू अगेन। आई होप आपको लेक्चर मेरे पसंद आ रहे हैं। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल so that I am getting more confidence to make more and more videos. Thank you so much.